गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूर्योदय सर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। एक बच गया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझने के लिए सॉलिड एंगल का समझना जरूरी है, और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। इसलिए मैं पहले आपको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट पढ़ाऊंगा। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो देखना यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाते हैं यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को समझने के लिए, उसके यूनिट्स को समझने के लिए हमें छोटे छोटे टर्म्स को समझना होगा। तो मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, एकदम बेसिक से और एकदम टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। तो सबसे पहला चीज है पॉइंट। पॉइंट क्या है? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पॉइंट वो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है जिसमें न लेंथ होता है, न ब्रेथ होता है, न हाइट होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? जीरो। बट ये जो पॉइंट है ये आइडियल पॉइंट है। आइडियल पॉइंट का डिफिनेशन है कि वैसी ज्योमेट्रिकल एलिमेंट जिसमें न लेंथ हो, न ब्रेथ हो, न ही हाइट हो। कोई भी डायमेंशन ना होने की वजह से पॉइंट को नॉन डायमेंशनल कहा जाता है। अब देखना, जो रियल पॉइंट होता है, रियल पॉइंट, जो रियल पॉइंट है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों होते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होते हैं। मीन्स जितना आप कल्पना कर सकते हैं कि जितनी छोटी क्वांटिटी हो सकती है उतनी छोटी होती है, लेकिन होती तीनों के तीनों है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो आइडियल पॉइंट में कुछ भी नहीं, और रियल पॉइंट जिसे हम प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं, लेकिन तीनों के तीनों इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होते हैं। अब आगे चलते हैं लाइन की तरफ। आप लोग मारने में एक्सपर्ट हैं, क्लियर? वो वाली लाइन नहीं पढ़ना है यहां पे। देखना, लाइन कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ढेर सारे पॉइंट्स का एक कंटिन्यूटी में कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन कंटिन्यूअस ऑर्डर कहलाती है लाइन। अब इसमें अगर ये लाइन दोनों तरफ इंफिनिटी तक जाती है, मींस इसकी लेंथ जो है वो हो इंफिनिटी के, लेकिन ब्रेथ जीरो हो और हाइट भी क्या हो? जीरो हो, दोनों तरफ अगर इंफिनिटी तक जाती है तो ये कहलाएगी लाइन। अगर इसकी एक एंड टर्मिनेटेड हो और दूसरी तरफ इंफिनिटी तक जाती है तो भी इसकी लेंथ कितनी होगी? इंफिनिटी, ब्रेथ जीरो और हाइट
जीरो। ये वन डायमेंशनल ज्योमेट्री है दोनों के दोनों। ये लाइन कहलाती है, और अगर एक एंड टर्मिनेटेड हो और दूसरी एंड इंफिनिटी तक जाती हो तो ऐसे ज्योमेट्रिकल एलिमेंट को कहेंगे रे। क्लियर? अब इसी का थर्ड, ये देखना, अगर दोनों एंड्स टर्मिनेटेड हो तो इसकी लेंथ जो होगी इंफिनिटी नहीं बल्कि फाइनाइट होगी। लेंथ क्या होगी? फाइनाइट होगी। ब्रेथ जीरो और हाइट भी जीरो। ब्रेथ भी जीरो और हाइट भी जीरो। तो ऐसी ज्योमेट्रिकल एलिमेंट कहलाती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ऐसी ज्योमेट्रिकल एलिमेंट कहलाती है लाइन सेगमेंट, जिसमें वन डायमेंशन हो, वो लाइन हो सकती है, रे हो सकती है, या लाइन सेगमेंट। अगर दोनों एंड इंफिनिटी तक जाती है, दोनों साइड एरो बनी है, तो समझना है कि ये लाइन है। अगर एक एंड टर्मिनेटेड हो, दूसरी एंड इंफिनिटी तक जाती हो तो रे। और अगर दोनों एंड टर्मिनेटेड हो तो लेंथ फाइनाइट होगी, ब्रेथ हाइट जीरो, तो ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट। ये वन डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसमें सिर्फ लेंथ है। जो रियल लाइन होती है, लाइन सेगमेंट या रे, उसमें ब्रेथ और हाइट भी थोड़ी थोड़ी होती है, बट इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल। जैसे पॉइंट में तीनों डायमेंशन इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल होते हैं, वैसे ही रियल लाइन में लेंथ होती है, लेकिन ब्रेथ और हाइट जो है इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल होती है। ये रियल कंडीशन है। और आइडियल में ये आप देख रहे हैं, ब्रेथ और हाइट क्या होती है? जीरो जीरो। अब तीसरा, तीसरा है प्लेन। वैसे ज्योमेट्रिकल एलिमेंट जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, लेंथ हो और ब्रेथ हो। मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। क्लियर? जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, लेकिन थर्ड डायमेंशन हाइट क्या हो? जीरो हो। ऐसी ज्योमेट्रिकल एलिमेंट कहलाती है प्लेन। ऐसी ज्योमेट्रिकल एलिमेंट क्या कहलाती है? प्लेन। जैसे देखना, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन ये थिकनेस बिल्कुल जीरो होना चाहिए, हाइट जीरो होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में ये कहलाएगी प्लेन। लेकिन अगर तीनों डायमेंशन हो, तीन के तीनों डायमेंशन हो, तो ऐसे ज्योमेट्री को कहते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री या सॉलिड। लाइन जो है वन डायमेंशनल ज्योमेट्री है। क्लियर? पॉइंट जो है नॉन डायमेंशनल ज्योमेट्री है। प्लेन जो है वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और सॉलिड जो है वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। सॉलिड क्या है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहां देखना, ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों एग्जिस्ट करेंगे। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों एग्जिस्ट करेंगे। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। तीनों के तीनों होंगे तो कहलाएगा सॉलिड। क्या कहलाएगा? सॉलिड। लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर तीनों है तो वो कहलाएगा सॉलिड। जैसे ये देखो, आप मोबाइल, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और ये हाइट भी है, थिकनेस भी है। तीनों डायमेंशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कहलाएगा आपका सॉलिड। अब हमने ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि हम जो एंगल पढ़ने वाले हैं वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पढ़ना है। तो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में बनने वाले एंगल के लिए टू डायमेंशनल ज्योमेट्री और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की जानकारी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको रिमाइंड करवा दिया हूं। अब हम लोग आगे चलते हैं प्लेन एंगल की तरफ। किसकी तरफ? प्लेन एंगल की तरफ। तो प्लेन एंगल को समझने से पहले हम लोग सीखेंगे पॉइंट ऑफ मीटिंग एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ मीटिंग एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ मीटिंग एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ मीटिंग और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ मीटिंग and point of intersection and point of intersection, point of meeting and point of intersection। देखना, ये एक लाइन या लाइन सेगमेंट या रे है। अगर दूसरी लाइन सेगमेंट यहां आके रुक जाती है, इसको काटते हुए पार नहीं करती, ठीक है, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मीटिंग, पॉइंट ऑफ मीटिंग। लेकिन अगर ये रे लाइन या लाइन सेगमेंट है और कोई दूसरी लाइन सेगमेंट या रे इसको काटते हुए पार हो जाती है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट कहलाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइंस कैसी भी हो, वो हमेशा एक प्लेन में होती है। कैसे वो दिखाता हूं। मान लो ये दोनों लाइन ऐसे है, इस तरह से, ये दोनों लाइन ऐसे है, तो हम कहेंगे कि प्लेन ऐसे पास कर रही है। क्लियर। अगर इस लाइन को ऐसे कर दें तो प्लेन ऐसे पास कर रही है। यहां भी देखना, इसमें भी प्लेन में दोनों के दोनों लाइंस हैं। मींस दो लाइन जो हैं वो अगर इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे कर रहे हैं, मीट किसी पॉइंट पे कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक प्लेन में होंगे। क्लियर। तो दो लाइन सेगमेंट या रे हमेशा एक प्लेन में होती है। तो जब दो लाइन सेगमेंट या रे या लाइन एक दूसरे के साथ मीट करती हो या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, तो वैसे कंडीशन में उनके बीच जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होता है, जो झुकाव पैदा होता है, जब भी दो लाइन सेगमेंट या रे आपस में मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उनके बीच जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होता है, जो झुकाव पैदा होता है, वही कहलाता है प्लेन एंगल। वही क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। तो जब भी दो लाइन सेगमेंट या रे एक दूसरे के साथ मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होता है वही कहलाता है प्लेन एंगल। क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। तो अब हम लोग चलते हैं प्लेन एंगल की तरफ। तो प्लेन एंगल, हेडिंग लगाएंगे प्लेन एंगल। हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्लेन एंगल। दो लाइन, दो रे या दो लाइन सेगमेंट जब भी एक दूसरे को के साथ मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, तो मीटिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन पे, मीटिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होता है, जो झुकाव पैदा होता है, वही कहलाता है क्या? प्लेन एंगल। वही क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्लेन एंगल एंड देयर यूनिट्स। प्लेन एंगल एंड इट्स यूनिट्स। प्लेन एंगल और उनके यूनिट्स। प्लेन एंगल और उनके यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखना, मान लो ये कोई सर्कल है, तो सर्कल के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक गिवन फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ अगर एक पॉइंट मूव करता है इस तरह से, अगर एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि गिवन पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो इस मूविंग पॉइंट के पाथ को हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इस मूविंग पॉइंट के पाथ को क्या कहेंगे? बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और इसके अंदर जो एरिया
इसके अंदर जो एरिया बॉन्ड होगी, सराउंड होगी, जो घिरेगी एरिया, उस एरिया को कहेंगे सर्कल। क्या कहेंगे? सर्कल। और इस बाउंड्री को कहते हैं सरकमफेरेंस। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये कांस्टेंट डिस्टेंस कहलाती है रेडियस। रेडियस को जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं और सरकमफेरेंस को जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखना, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को, इस दोनों को हम मिलाते हैं ऐसे। यहां एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है, ऐसे मिलाते हैं। तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को, सर्कल के बाउंड्री पे एग्जिस्ट करने वाले किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो कहलाती है कॉर्ड। क्या कहलाती है? कॉर्ड। अब जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, वो सेंटर से पास करती है। लार्जेस्ट कॉर्ड कहां से पास करती है? सेंटर से। लार्जेस्ट कॉर्ड जो है वो कहां से पास करती है? सेंटर से। और लार्जेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं? डायमीटर। ये लेंथ रेडियस के इक्वल और ये लेंथ भी रेडियस के इक्वल, तो डायमीटर d इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर d इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। अब सुनना, बेसिक ज्योमेट्री को यूक्लिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। यूक्लिड एक फिलोसफर थे। पुराने जमाने में साइंटिस्ट नहीं कहे जाते थे, फिलोसफर कहे जाते थे, कि उनकी फिलोसफी बहुत अच्छी है। तो यूक्लिड जो थे वो फिलोसफर थे। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे छोटे बड़े अलग अलग साइज के सर्कल बनाए, जिनका रेडियस अलग अलग था। बहुत सारे उन्होंने क्या किए? सर्कल बनाए, बहुत सारे सर्कल्स बनाए। ये पहली सर्कल, ये दूसरी सर्कल, ये तीसरी सर्कल। और उन्होंने क्या किया? पहले सर्कल का सरकमफेरेंस मेजर किया और डायमीटर मेजर किया। दूसरे सर्कल का सरकमफेरेंस मेजर किया और डायमीटर मेजर किया। तीसरे सर्कल का सरकमफेरेंस मेजर किया और डायमीटर मेजर किया। ये सारे के सारे कॉर्ड जो हैं वो सेंटर से पास कर रहे हैं। क्लियर? एक स्ट्रिंग लिया, धागा लिया और यहां से ऐसे बिछा दिया, एडहेसिव से चिपका दिया ऐसे, और यहां जब पहुंचा तो कट कर लिया। फिर उस एडहेसिव से ऐसे उखाड़ा धागे को और ऐसे करके स्केल पे मेजर कर लिया। ये लेंथ C1। उसी तरह से C2 मेजर किया, फिर C3 मेजर किया, फिर धागे से ऐसे ऐसे मेजर किया D1, D2, D3। और उन्होंने दोनों का रेशो लिया C1 बाई D1, फिर रेशो लिया C2 बाई D2, फिर रेशो लिया C3 बाई D3। और उन्होंने क्या देखा कि C1 बाई D1 इक्वल होता है C2 बाई D2 के, और ये इक्वल है C3 बाई D3 के। मीन्स सर्कल कैसी भी हो, कितना भी साइज की हो, सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशो है वो हमेशा फिक्स होता है। और इस फिक्स्ड रेशो को उन्होंने कहा पाई। उन्होंने क्या कहा? पाई। मीन्स सरकमफेरेंस और डायमीटर, सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशो को कहा गया पाई। क्या कहा गया? पाई। हम जानते हैं आज के डेट में सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर और डायमीटर 2r। 2 ने 2 को मारा, r ने r को मारा, बचा कितना? पाई। बचा कितना? पाई। मींस पाई को उन्होंने डिफाइन किया सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशो के रूप में। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट किए तो पाई की वैल्यू, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, 3.14 उन्होंने अप्रोक्स वैल्यू लिखा। मीन्स डेसिमल के बाद ना तो ये रिपीट करता है वैल्यू, ना टर्मिनेट करता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है। मीन्स इंफिनिटी तक ऐसे ऐसे
डिजिट चलते जाएंगे, पर उन्होंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे राउंड ऑफ किया और वैल्यू दिया 3.14। अप्रोक्स वैल्यू 222/7, 22/7, ये पाई का वैल्यू उन्होंने लिखा। क्लियर? तो सर्कल की जानकारी आपके पास आ गई। क्लियर? अब प्लेन एंगल की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्लेन एंगल को बेहतर तरीके से सर्कल के द्वारा समझा जाता है। तो देखना, सर्कल के बारे में ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं 9th-10th में। मैंने बस आपको बता दिया, बेसिक रिमाइंड करवा दिया। ये सारी चीजें जो अभी तक पढ़ाया सब कुछ आप पढ़ के आए हैं 9th-10th में। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्लेन एंगल, वो 11th क्लास के सिलेबस में है। तो ये सारी चीजें जो रिमाइंड करवाया ये बेसिक था, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने इन चीजों को रिमाइंड करवा दिया आपको। अब आगे देखना, प्लेन एंगल, ये कोई सर्कल है, ये सेंटर, ये मूविंग पॉइंट, ये मिलाने वाली रेडियस आर। मान लेता हूं ये मूविंग पॉइंट यहां से ट्रेवल करते हुए यहां चली आती है, तो ये रेडियस वेक्टर स्वीप करते हुए ऐसे यहां से यहां चली आएगी। स्वीप करना मतलब झाड़ू लगाना। ये जब घूमेगा तो ये वाला ऐसे झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ेगा, सफाई करते हुए, तो यहां से यहां चली आई। ठीक है? अब देखना, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। जब भी दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने यहां लिख दिया प्लेन एंगल थीटा। अब यहां से देखना, ये थीटा होता क्या है। यहां से यहां तक के आर्क की लेंथ मैं कैलकुलेट करता हूं। आर्क की लेंथ आई एल। ठीक है? और जिस यूनिट में ये लेंथ कैलकुलेट किया उसी यूनिट में मैं रेडियस लेता हूं आर। क्लियर? अब हम लोग डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल को। प्लेन एंगल इज इक्वल टू प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और इसका यूनिट आता है रेडियन। इसका यूनिट क्या आता है? रेडियन। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और इसका यूनिट क्या आता है? रेडियन। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और इसका यूनिट क्या आता है? रेडियन। रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में RAD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ICSE 10th क्लास की बुक में RD लिख दिया है, वो गलत है। ठीक है? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। RAD ही होता है, चाहे फॉरेन राइटर का बुक पढ़िए या इंडियन राइटर का, RAD ही होता है, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म। तो वो गलत प्रिंट हो गया है ICSE 10th क्लास की बुक में। अब देखना, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क एल डिवाइडेड बाय रेडियस आर, और ये किस यूनिट में आएगा? रेडियन में। किस यूनिट में आएगा? रेडियन में। अब ये रेडियन जो है वो कैसा यूनिट है, कौन से सिस्टम का यूनिट है? तो ये जो रेडियन है वो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है प्लेन एंगल का। इस एंगल को प्लेन एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि दो लाइंस के मिलने से बनी है, और दो लाइंस जो हैं वो हमेशा एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे देखना, ये दोनों लाइन ये बोर्ड वाले प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसे रहेगा तो ये प्लेन, ऐसे रहेगा तो ये प्लेन, हमेशा प्लेन में ही इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए उन दोनों लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को प्लेन एंगल कहा गया। अगर तीसरा उस एंगल को डिफाइन करने के लिए तीसरे डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी तो उसे सॉलिड एंगल कहेंगे या 3 डायमेंशनल एंगल कहेंगे। ये 2 डायमेंशनल एंगल है और प्लेन एंगल है। तो यहाँ पे देखना, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस L बाई आर। ठीक है? L बाई आर रेडियन। अब भाई प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, तो हम रेडियन को डिफाइन करते हैं कि रेडियन होता क्या है, 1 रेडियन होता क्या है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं 1 रेडियन को। 1 रेडियन होता क्या है, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं 1 रेडियन को। देखना, हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू L बेटा आर रेडियन। अगर L की वैल्यू, अगर L इज इक्वल टू R हो जाए,
मीन्स आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, तो वैसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? देन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर की जगह लिख देता हूं एल रेडियन, एल से एल कैंसिल और थीटा की वैल्यू कितनी मिली? 1 रेडियन। थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनना। अगर रेडियस के इक्वल लेंथ के आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, रेडियस के इक्वल लेंथ के आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनाया गया जो एंगल है वो 1 रेडियन की होती है। कितने की होती है? 1 रेडियन। जब आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो गई तो एल आर इक्वल, तो कट के 1 रेडियन। कितना? 1 रेडियन। तो यहां पे देखना, द एंगल subtended by the angle subtended by an arc of length equal to radius of the circle at the center of the circle at the center of the circle is called 1 radian, is called 1 radian. क्लियर? लेंथ के इक्वल, रेडियस के इक्वल लेंथ के आर्क के द्वारा, रेडियस के इक्वल लेंथ के आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल होता है 1 रेडियन। कितना? 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन का हमने डेफिनेशन देख लिया। ये डेफिनेशन है 1 रेडियन का। अब हम लोग कुछ एंगल के बारे में आगे चलते हैं। 1 रेडियन समझ लिए, ठीक है। अब कुछ एंगल देखते हैं। एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल, एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल मींस सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल। ये देखना, ये सर्कल है, ये सेंटर, ये रेडियस। कंप्लीट सर्कल मींस ये रेडियस पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो सेंटर पे बनाया गया एंगल थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। जब एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेगा ये रेडियस, तो आर्क की लेंथ कितनी? आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल सी, और सी की वैल्यू कितनी? 2 पाई आर। कितनी? 2 पाई आर। अब देखना, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस रेडियन। आर्क की वैल्यू कितनी? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल और रेडियस आर रेडियन, सी बाई आर। और सी की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। आर ने आर को मार दिया, और सर्कल के, कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल जो है वो हो गया 2 पाई रेडियन। कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। यानी सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। अब एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल मींस सेमी सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल। ये देखना, ये सेमी सर्कल है, ऐसे बना रहा हूं यहां से यहां तक। ये सेमी सर्कल है, रेडियस आर, और यहां से यहां तक घूम के आया ऐसे, तो सेमी सर्कल बन गया।
सेमी सर्कल के लिए आर्क की वैल्यू L इज इक्वल टू कितना, ये पूरा 2 पाई आर, तो आधा कितना पाई आर, आधा कितना पाई आर। अब देखना L की वैल्यू पाई आर और रेडियस आर, तो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू होता है L बाई आर रेडियन, L बाई आर रेडियन। L की वैल्यू पाई आर डिवाइडेड बाई आर रेडियन, पाई ने पाई को आर ने आर को माला कितना पाई रेडियन, थीटा की वैल्यू कितनी पाई रेडियन। तो सेमी सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना पाई रेडियन। अब एंगल ऑफ क्वार्टर सर्कल देख लेते हैं, एंगल ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर पौआ, क्वार्टर सर्कल, एंगल ऑफ क्वार्टर सर्कल। देखना ये सर्कल है पूरी, इसकी 1/4 ऐसे, ये एंगल थीटा है, क्लियर। ये रेडियस आर, यहां से यहां तक आर्क की लेंथ होगी एल, एल कितना टोटल 2 पाई आर और उसका 1/4, तो 2 पाई आर बाई 4 मीन्स पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। एल की वैल्यू पाई आर बाई 2 और रेडियस कितनी आर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर मीन्स पाई आर बाई 2 आर, यानी आर ने आर को मारा कितना पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। थीटा की वैल्यू कितनी पाई बाई 2 रेडियन, थीटा की वैल्यू कितनी पाई बाई 2 रेडियन। कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल 2 पाई रेडियन, सेमी सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल पाई रेडियन, क्वार्टर सर्कल के सेंटर पर बना हुआ एंगल पाई बाई 2 रेडियन, क्लियर। तो ये रेडियन में आप कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आर्क की लेंथ और रेडियस की वैल्यू पता है तो आप पाई आर बाई एल बाई आर करके और रेडियन में थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था प्लेन एंगल और उसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में कितना रेडियन होता है सर्कल का एंगल, क्वार्टर सर्कल का एंगल, सेमी सर्कल का एंगल, ये हमने देख लिया। अब बचपन से हम लोग एंगल का, प्लेन एंगल का यूनिट डिग्री डिग्री पढ़ते आए हैं, इतना डिग्री उतना डिग्री उतना डिग्री, क्लियर। तो अब ये डिग्री क्या है, तो डिग्री जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट है। प्लेन एंगल का को मेजर करने के लिए हेक्साडेसिमल सिस्टम या डेसिमल सिस्टम भी यूज किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम या डेसिमल सिस्टम में प्लेन एंगल का यूनिट होता है डिग्री, तो उसे हम लोग अभी सीखेंगे। तो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम में, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। देखना यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखना ये सर्कल है, जब एक राउंड कंप्लीट करता है ये रेडियस, तो सेंटर पे बनाता है 360 डिग्री का एंगल, कितना 360 डिग्री। अब मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A,
मैंने क्या किया, इस पूरे सरकमफेरेंस को 1 2 3 4 ऐसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 360 इक्वल पार्ट्स, 360 इक्वल पार्ट्स। हमने क्या किया, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसको? इस पूरे सरकमफेरेंस को। जब सरकमफेरेंस को डिवाइड किया मींस ये 360 डिग्री के एंगल को डिवाइड किया। अब मान लेता हूं ये पॉइंट है बी, तो ए से बी के बीच का जो आर्क है ए बी, इस ए बी आर्क को मैं ऐसे बना रहा हूं, आत्मा और भूत। आत्मा और भूत मिलके सेंटर ओ पर जो एंगल बना रहा है वो कितना होगा? ये टोटल 360 डिग्री और उसको 360 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो प्रत्येक पार्ट कितना डिग्री? 1 डिग्री। यानी ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया ये जो एंगल है, ये एंगल है 1 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 डिग्री को बनाने वाली आर्क को फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कितने पार्ट्स में? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो प्रत्येक पार्ट के द्वारा बनाया गया एंगल कितना? ये पॉइंट मान लो सी, तो ए और सी को ऐसे बनाता हूं इनलार्ज करके, ये ओ, ये ए और ये सी। एसी आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल कितना? ये वाला छोटा सा एंगल, ये छोटा सा एंगल कितना है? 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। इसे कहते हैं 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट ऑफ आर्क और 1 आर्क मिनट, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 आर्क मीन। कितना? 1 आर्क मीन। 1 आर्क मिनट को 1 पे डैश लगा के लिखा जाता है। 1 डैश इज इक्वल टू हो गया 1 डिग्री का 60th पार्ट, 1 डिग्री बाई 60 इज इक्वल टू कितना? 1 मिनट। अब देखना एसी कितना बना रहा है एंगल? 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। अब मैं क्या करता हूं, फर्दर एसी को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एसी को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 60 इक्वल पार्ट्स में। ये पॉइंट डी। अब देखना ओ से डी को ऐसे मिलाता हूं, ये ओडी। ये एंगल कितना? 1 मिनट का 60th पार्ट, 1 मिनट का 60th पार्ट। मान लो ये है ए डी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ओ, ये ए डी। क्लियर? ये देखना ए और डी के द्वारा बनाया गया ये वाला जो छोटा वाला एंगल है, ये एंगल यहां बना रहा हूं ऐसे। ये एंगल कितना? ये एंगल 1 मिनट का 60th पार्ट मींस 1/60 पार्ट्स ऑफ 1 मिनट, 1/60 पार्ट्स ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट के 60th पार्ट को कहते हैं 1 आर्क सेकेंड और 1 सेकेंड ऑफ आर्क, सेकेंड ऑफ आर्क और 1 आर्क सेक, 1 आर्क सेक। तो 1 आर्क सेकेंड कितना हो गया? 1 आर्क सेकेंड को 1 डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60, 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60, 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60। हमने क्या देखा? सर्कल के सेंटर पे हेक्साडेसिमल सिस्टम में बनाया गया टोटल एंगल कितना? 360 डिग्री। उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो एंगल कितना? 1 डिग्री। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये स्मॉलर डिवीजन कितना? 1 मिनट। और 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना? 1 सेकेंड। क्या? 1 सेकेंड।
मीन्स ये टोटल एंगल डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में प्लेन एंगल के यूनिट्स हैं। क्लियर? अब हम लोग इंटर कन्वर्सन पढ़ते हैं। मीन्स अगर आपको रेडियन में दिया हुआ हो तो आप डिग्री में कैसे बदलेंगे, डिग्री में दिया हुआ हो तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, इस तरह से हम 1 बाई 1 करके सीखेंगे। यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, और अगर डिग्री में आ गया तो मिनट में, सेकंड में आप खुद ब खुद बदल सकते हैं। 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके, और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, इंटर कन्वर्सन डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। इंटर कन्वर्सन पहले है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। देखना, हमें दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। कैसे बदलोगे? तो देखना, हमने देखा कि सर्कल के सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होता है वो होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम में 360 डिग्री, और यही एंगल एसआई सिस्टम में होता है 2 पाई रेडियन। मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो अब हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे। WKT we know that 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 सॉरी 2 पाई बेटा 360 रेडियन। 2 ने मारा इसको 180 जा, ये आया 1 डिग्री इक्वल्स पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। अब हमें 30 डिग्री को 30 को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो यहाँ 1 डिग्री की जगह 30 डिग्री करना है। लेफ्ट साइड में 30 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पाई बाई 180 इंटू 30, इतना रेडियन। 30 ने इसको मारा 6 जा, ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। तो डिग्री में दिया रहे तो इस रिलेशन का यूज करके आप रेडियन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो इसी रिलेशन का यूज करेंगे। तो रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना है। मान लो पाई बाई 3 रेडियन है, पाई बाई 3 रेडियन है, पूछे कि पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री। तो देखना, हम लोगों ने सीखा है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 360 बाई 2 पाई डिग्री। तो हमें निकालना है पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू, तो यहाँ पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट में, तो राइट में भी हो जाएगा। पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई इंटू कितना, पाई बाई 3, पाई बाई 3 इतना डिग्री। पाई ने पाई को मारा, 2 ने इसको मारा 180 जा, 3 ने इसको मारा 6 जा, तो ये आ गया 60। मीन्स पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर?
60 डिग्री। तो इस तरह से आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लेन एंगल के एक यूनिट वैल्यू को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लेन एंगल, इससे ज़्यादा क्या बताऊं, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे करेंगे, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका यूज हर जगह होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सॉलिड एंगल की तरफ। किसकी तरफ? सॉलिड एंगल की तरफ। तो चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं सॉलिड एंगल। हम लोग हेडिंग लगाते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। हम लोग हेडिंग लगाएंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड मतलब 3 डायमेंशनल एंगल, क्योंकि सॉलिड ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। मीन्स अब प्लेन में झुकाव पैदा नहीं होगा, बल्कि स्पेस में झुकाव पैदा होगा। कहाँ झुकाव पैदा होगा? स्पेस में। तो हेडिंग लगाते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल एकदम सॉलिड है। देखना, मैं एक स्फीयर बनाता हूं। स्फीयर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, इस तरह से गोला। क्लियर? स्फीयर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। इस स्फीयर के सरफेस पे मैं एक एरिया कंसीडर करता हूं, ऐसे इस तरह से ये एक एरिया है। क्लियर? एक मिनट, देखना पूजा तो मैं नहीं करता ज्यादा, लेकिन ये लोटनी है, शायद काम आ जाए। इस लोटे से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर पे एक ऐसे एरिया में कंसीडर करता हूं। जरूरी नहीं कि ये सर्कुलर ही हो, कैसा भी हो सकता है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, ये जो एरिया कंसीडर किया हूं, इस एरिया के सारे पेरीफेरी वाले पॉइंट को मैं मिलाता हूं सेंटर से। किससे मिलाता हूं? सेंटर से। ऐसे हर पॉइंट को मैं सेंटर से मिलाता हूं। हर पॉइंट को मैं क्या करता हूं? सेंटर से मिलाता हूं। तो सेंटर से मिलाने पे कुछ ऐसी ज्योमेट्री बन के आएगी। ये एरिया, एरिया के सारे, ये एरिया है, काट के बाहर निकाल लिया। इस एरिया के सारे पेरीफेरी वाले पॉइंट, बाउंड्री वाले पॉइंट को मैं सेंटर से स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाता हूं। तो यहां देखना, ये सारे लाइंस एक लाइंस नहीं है, यहां पे ये बहुत सारे लाइंस हैं, सेट ऑफ लाइंस हैं, ये बहुत सारे लाइंस हैं। अल्लाह, पढ़ाते पढ़ाते धोखा। सेट हो जा भाई, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। ओ तेरी, मेन टाइम पे गड़बड़ हो गया। चलो फिर भी बना के दिखा देता हूं। चलो इतना से ही समझ लेना। ये सारे पेरीफेरी वाले पॉइंट को सेंटर पर वाले पॉइंट से मिला देता हूं। अब देखना, इन सब के बीच प्लेन एंगल में तो प्लेन में ही ऐसे झुकाव पैदा हुआ था, लेकिन यहां पे 3 डायमेंशन में झुकाव पैदा होगा ऐसे। ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा इंक्लिनेशन है। अगर ये लाइंस जो हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, तो बना हुआ जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा। इसी एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। डेफिनेशन इसका लैंग्वेज में लिखना आसान नहीं है, पर मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है।
तो यहां पे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। मान लो ये जो एरिया है वो है ए, एरिया कितनी है ए, ये जो एरिया हमने कंसीडर किया है ये है कितनी ए, और सर्कल की रेडियस है आर, तो इन सारे लाइंस का डिस्टेंस कितना आर 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 आर, ये है आर। क्लियर क्लियर। तो देखना ये पॉइंट है ओ, ओ पे बना हुआ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को ओम ओम कहते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा ओमेगा। ओमेगा को दो तरह से सिंबलाइज किया जाता है, ऐसे लिखते हैं पर ओम, पढ़ते हैं ओमेगा, या डब्लू देके राइट वाले आर्म को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये दोनों ओमेगा है, दोनों क्या है ओमेगा है। और ओमेगा का एस आई यूनिट जो होता है, एस आई यूनिट जो होता है वो होता है अस्टेरेडियन। क्या होता है अस्टेरेडियन। अब ये ओमेगा या ओम मींस ये सॉलिड एंगल होगा क्या? तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया डिवाइडेड बाई आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और आर परपेंडिकुलर है क्या? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एरिया from the point where angle is subtended, आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आर परपेंडिकुलर क्या है? जिस पॉइंट पे एंगल बनाया जाता है उस पॉइंट से एंगल बनाने वाली, सॉलिड एंगल बनाने वाली एरिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस एरिया पे परपेंडिकुलर डालेंगे और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा आपका सॉलिड एंगल। मींस सॉलिड एंगल ओम और ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से जो आता है वो आता है अस्टेरेडियन में। अस्टेरेडियन को सिंबलाइज किया जाता है एस आर से। किससे सिंबलाइज किया जाता है? एस आर, छोटी एस छोटी आर, एरिया बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होता है सॉलिड एंगल। बनता किसमें है? थ्री डायमेंशन में। बनता किसमें है? थ्री डायमेंशन में। ये देख रहे हैं? कौन देखे हैं? आइसक्रीम खाने वाला सॉफ्टी, मूंगफली बेचने वाला जो बनाता है ऐसे, ठीक है, जिसमें आप मूंगफली डाल के खाते हो, वो बनता है सॉलिड एंगल। क्या बनता है? सॉलिड एंगल। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो एरिया है वो सर्कुलर ही हो, एरिया कैसा भी हो सकता है। ये देखो आप, ये कुछ अजीब टाइप का इरेगुलर पॉलीगन मैंने काटा है, ठीक है, ये देखना गौर से। इसके द्वारा भी किसी पॉइंट पे इसके सारे पेरीफेरी वाले पॉइंट को मिला दो और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो भी होगा सॉलिड एंगल। तो एरिया डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आपको देगा क्या? सॉलिड एंगल। क्या देगा? सॉलिड एंगल। मेरे समझ से आप सॉलिड एंगल समझ गए होंगे। अब सॉलिड एंगल तो हमने देख लिया। अब सॉलिड एंगल, वन अस्टेरेडियन, जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है अस्टेरेडियन। तो अस्टेरेडियन का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अस्टेरेडियन का डेफिनेशन देखेंगे, एस आर। अस्टेरेडियन क्या है? देखना, अगर एरिया हो जाए आर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल, ए इक्वल हो जाए आर स्क्वायर के, ए इक्वल हो जाए किसके? आर स्क्वायर के, तो वैसे कंडीशन में ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई आर स्क्वायर अस्टेरेडियन।
ए बाई आर स्क्वायर में ए हो गया आर स्क्वायर के इक्वल, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अस्टेरेडियन मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 अस्टेरेडियन, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अस्टेरेडियन। तो देखना स्फेयर के सेंटर पे रेडियस के स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल एरिया के द्वारा स्फेयर के सेंटर पे स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल एरिया के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनाया जाता है वही सॉलिड एंगल कहलाता है 1 अस्टेरेडियन। क्या कहलाता है? 1 अस्टेरेडियन। जितनी रेडियस है उसका स्क्वायर कर दो, उतना एरिया कहीं भी सिलेक्ट कर दो। सर्कुलर एरिया होना जरूरी नहीं है, कैसा भी एरिया आप सर्कल के स्फीयर के सरफेस पे कंसीडर कर लो और उन सबको मिला दो सेंटर से, जो सॉलिड एंगल बन के आएगा वही होगा 1 अस्टेरेडियन। वही क्या होगा? 1 अस्टेरेडियन। तो यहां देखना डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं अस्टेरेडियन के, अस्टेरेडियन का। द सॉलिड एंगल subtended by surface area of a sphere by surface area of a sphere equal to a square of radius of a square of radius of a sphere, a square of radius of a sphere equal to a square of radius of a sphere at the center of a sphere, at the center of a sphere, center of a sphere is equal to 1 अस्टेरेडियन, is equal to 1 अस्टेरेडियन। स्फेयर के सरफेस पे स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल एरिया कंसीडर कर लो, ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर कंसीडर कर लो, और उस एरिया के सारे बाउंड्री वाले पॉइंट को मिला दो स्फेयर के सेंटर से, जो एंगल बन के आएगा वही कहलाएगा 1 अस्टेरेडियन। वही क्या कहलाएगा? 1 अस्टेरेडियन। तो अब हम लोगों ने सॉलिड एंगल क्या होता है ये समझ लिया। इन दोनों जो मैंने बनाया है आपके सामने, जो भी है मेहनत किया, ठीक है, इन दोनों के द्वारा आपने सॉलिड एंगल क्या होता है उसको फील कर लिया, फीलिंग आ गया आपके अंदर। जरूरी नहीं कि ये एरिया जो है वो सर्कुलर ही हो, कैसा भी इरेगुलर हो सकता है। इन सारे इरेगुलर ज्योमेट्री के सारे पेरीफेरी वाले पॉइंट को एक किसी खास पॉइंट से मिला दो और उस पॉइंट पे बनेगा क्या? सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशन में दिखेगा। ये जब सारे जो लाइंस हैं वो पास पास हो जाएंगे तो सॉलिड एंगल का वैल्यू छोटा हो जाएगा। मींस एरिया अगर छोटा है तो सॉलिड एंगल भी छोटा, और ये अगर दूर दूर हो जाए मींस एरिया बड़ा हो जाए तो सॉलिड एंगल का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। 1 अस्टेरेडियन समझ लिया कि 1 अस्टेरेडियन 1 यूनिट सॉलिड एंगल क्या होता है। अब हम लोग स्फेयर के सेंटर पे बना हुआ सॉलिड एंगल, हेमी स्फेयर के सेंटर पे बना हुआ सॉलिड एंगल, क्वार्टर स्फेयर के सेंटर पे बना हुआ सॉलिड एंगल कैलकुलेट करते हैं कि वो कितने अस्टेरेडियन का होता है। कुछ विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। तो देखना समझ हाँ, देखना समझ हाँ। देखना सॉलिड एंगल at the center of
at the center of a sphere, at the center of a sphere, solid angle at the center of a sphere. ये स्फेयर है, ये स्फेयर हमने बनाया, छोटा सा एरिया लिए तो ऐसे सॉलिड एंगल बन के कुछ आया, एरिया को बढ़ाए तो सॉलिड एंगल और बड़ा और बड़ा और बड़ा, जब पूरा एरिया ले लेंगे तो सॉलिड एंगल कितना होगा, यानी पूरा का पूरा यहाँ पे जो बन के सॉलिड एंगल आएगा उस सॉलिड एंगल का वैल्यू निकालना है। तो देखना, सरफेस एरिया स्फीयर का कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस आर। तो देखना, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर अस्टेरेडियन। एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बेटा आर स्क्वायर। क्लियर? देखना कितना, 4 पाई अस्टेरेडियन, 4 पाई अस्टेरेडियन। स्फीयर के सेंटर पे बना हुआ सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई अस्टेरेडियन। कितना होता है, 4 पाई अस्टेरेडियन। इन जनरल में क्या कहता हूं कि स्फीयर के द्वारा किसी भी पॉइंट पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, किसी भी इनसाइड पॉइंट पे बना हुआ जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई अस्टेरेडियन होता है। स्फीयर के द्वारा उसके किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे बना हुआ एंगल जो होता है वो 4 पाई अस्टेरेडियन होता है। क्लियर? मैं एक नोट लिख दे रहा हूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए जो नोट रखे हैं उसमें लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। सॉलिड एंगल at any point of a sphere inside it is 4 पाई। कितना, 4 पाई अस्टेरेडियन। ये तो स्फीयर के लिए है। अब अगर स्फीयर ना रह के कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, लेकिन ये है कैसा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इसके भी किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे बनाया हुआ एंगल होता है 4 पाई अस्टेरेडियन। तो मैं इसको जनरलाइज करता हूं, इन जनरल एनी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री makes solid angle of 4 pi asteridian at its interior point, at its interior point। अपने किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे कोई भी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो वो कितना एंगल बनाएगा, 4 पाई अस्टेरेडियन। कितना एंगल बनाएगा इंटीरियर पॉइंट पे, 4 पाई अस्टेरेडियन। जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स तो वहां पे बताऊंगा एक्सटीरियर पॉइंट पे बनाया गया सॉलिड एंगल वो होता है 0। ठीक है? कोई भी क्लोज्ड स्फीयर हो या कोई भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो, एक्सटीरियर पॉइंट पे जो एंगल बनाता है वो होता है 0। यहां पे मैं आपको विजुअलाइज करवा देता हूं। तो 3 चीजें हमने सीखा कि सॉलिड एंगल स्फीयर के सेंटर पे बनाया जाता है जो उसका वैल्यू होता है 4 पाई अस्टेरेडियन। स्फीयर के द्वारा किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे बनाया गया एंगल होता है 4 पाई अस्टेरेडियन। किसी भी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के द्वारा किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे
उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट हो, यहां 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 कहीं भी, उसके द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल होता है 4 पाई एस्टेरेडियन। अब एक्सटीरियर पॉइंट पे देखते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट की बात करता हूं। देखना, एक्सटीरियर पॉइंट की बात करता हूं। मान लो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। मान लो इसका ये वाला पोर्शन मैं कट कर देता हूं यहां से यहां तक। ये स्फीयर है ऐसे, इसका ये वाला पोर्शन मैं यहां से कट कर देता हूं ऐसे छोटा सा। काट के ये वाला पोर्शन मैंने क्या किया, हटा लिया। तो अब इसके द्वारा किसी एक्सटीरियर पॉइंट पे बनाया गया सॉलिड एंगल का वैल्यू कुछ मिलेगा, ऐसे ये एंगल कुछ मिलेगा ओमेगा। अगर मैं इस कट को और बड़ा करता हूं तो सॉलिड एंगल का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर इस कट को छोटा करता हूं तो सॉलिड एंगल छोटा होगा। और अगर यहां पे बिल्कुल जीरो कर दूं तो बना हुआ सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो किसी भी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के द्वारा किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट पे बनाया हुआ सॉलिड एंगल कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। तो अगला नोट फिर से लिखिए, एट एनी एक्सटीरियर पॉइंट, at any exterior point, at any exterior point, the solid angle subtended by any closed three-dimensional geometry is zero। किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट पे कैसा भी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो, स्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कैसा भी ज्योमेट्री हो, अगर वो क्लोज्ड है तो उसके द्वारा एक्सटीरियर पॉइंट पे बनाया गया सॉलिड एंगल क्या होता है, जीरो। तो ये हमने देखा। अब हम लोग हेमी स्फीयर देख लेते हैं और क्वार्टर स्फीयर देख लेते हैं। हेमी स्फीयर और क्वार्टर स्फीयर देख लेते हैं। देखना, नेक्स्ट हेडिंग है सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के सेंटर पे बनाया हुआ सॉलिड एंगल इस तरह से हेमीस्फीयर है। देखना, रेडियस आर, इसका एरिया कितना, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो है ये वाला पोर्शन ये कटा हुआ है, क्लियर, ये क्या है, कटा हुआ है, ठीक है, ये बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, ये कटा हुआ है। तो देखना 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग ने पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर एस्टेरेडियन। ए की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एस्टेरेडियन, कितना, 2 पाई, कितना, 2 पाई एस्टेरेडियन। तो हेमीस्फीयर के सेंटर पे बना हुआ सॉलिड एंगल होता है 2 पाई एस्टेरेडियन। अब क्वार्टर सर्कल देख लेते हैं, सॉरी क्वार्टर स्फीयर देख लेते हैं। तो सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ क्वार्टर स्फीयर। अब एक पौआ वाला है, एक चौथाई भाग है, क्लियर, यहां से ऐसे ये है, ये 3 डायमेंशनल है, ये सर्कल वाला पार्ट नहीं है, ये स्फीयर का पार्ट है कटा हुआ यहां से यहां तक। तो पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्वार्टर स्फीयर का 1/4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितनी, रेडियस है आर, रेडियस कितनी, आर। तो सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर एस्टेरेडियन।
ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अस्टेरेडियन। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा पाई अस्टेरेडियन। ओमेगा इज इक्वल टू पाई अस्टेरेडियन। ओमेगा इज इक्वल टू पाई अस्टेरेडियन। तो हमने सॉलिड एंगल देखा, सॉलिड एंगल को समझ लिया अच्छे से। तो सॉलिड एंगल में इतना से ज्यादा कुछ नहीं है। इंटीरियर पॉइंट पे कितना बनेगा, स्फेयर के किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे कोई भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो उसके इंटीरियर पॉइंट पे कितना बनेगा, क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो उसके एक्सटीरियर पॉइंट पे उसके द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल 0 होता है। क्वार्टर स्फेयर के सेंटर पे कितना, हेमी स्फेयर के सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल, ये सारा हमने सीख लिया। इससे ज्यादा सॉलिड एंगल का कहीं यूज भी नहीं है। मैंने पहले सॉलिड एंगल इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि कल जो लुमिनस इंटेंसिटी में पढ़ाऊंगा आपको, तो लुमिनस इंटेंसिटी को समझने के लिए सॉलिड एंगल को समझना जरूरी है। ल्यूमेन क्या है, फ्लक्स क्या है, ठीक है, क्लियर। इल्यूमिनेशन और लाइट में क्या डिफरेंस है, इल्यूमिनेंस क्या होता है, लुमिनेंस क्या होता है, इन सारे चीजों को हम, इंटेंसिटी क्या होती है, इन सारे चीजों को, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, उसी का यूनिट तो हमें पढ़ना है। तो ये 4 चीजें हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो अगला वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझना। बहुत सारे टीचर डेफिनेशन लिखवा के रटा के निकल जाते हैं, ठीक है, उनको भी पता नहीं होता है। और बच्चे को, जब उनको ही पता नहीं है तो बच्चे को क्या पता, वो भी बुक में देखते हैं कि उतना ही डेफिनेशन लिखा है, रट्टा मारते हैं, लिख देते हैं। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा ना कि जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। बस कल का लेक्चर आप बहुत ढंग से, अगले लेक्चर आप बहुत ढंग से समझेंगे, बार बार देख करके समझेंगे। ये टीचर के लिए भी है, जो फैकल्टी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए भी है, और जो स्टूडेंट हैं जो अभी ड्रॉप लिए हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।